बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि वो शख्स था जिसने मुझे मोहब्बत के नाम पर इस तरह डसा था कि मैं किसी काबिल नहीं रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस पर मैं इस कदर एतबार करूंगी वही मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख देगा। मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर मुझे अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसी बेआबरू करेगा कि मैं खुद को आईने में देखकर भी पहचान नहीं पाऊंगी। लेकिन सितम सिर्फ इतना ही नहीं था बल्कि उसने तो दरिंदगी की हर हद को पार करते हुए मुझे इस मकाम तक पहुंचा दिया था कि जिसे मैं लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकती। वो अंधेरी रात मैं चाहकर भी कभी नहीं भूल सकती जब मेरा शौहर जलती हुई सिगरेट मेरे सामने लिए खड़ा था। वो पूरी तरह नशे में बहका हुआ था और चाहता था कि मैं ज़बरदस्ती ये सिगरेट पीऊं। वो आहिस्ता से मेरे करीब हुआ और मेरे बालों को मुट्ठी में कैद कर लिया और मेरे होठों से सुलगता हुआ सिगरेट लगाने लगा। लेकिन मैं किसी कीमत सिगरेट नहीं पी सकती थी क्योंकि मैं जानती थी कि ये कोई आम सिगरेट नहीं है बल्कि नशे वाला सिगरेट है। इसलिए मैंने अपने होठों को सख्ती से भींच लिया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा शौहर नशे में इस कदर बहका हुआ है कि वो ये सिगरेट मुझे पिलाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाएगा। पहले तो उसने अपने लफ्ज़ों से और धमकियों के ज़रिए कोशिश की कि मैं वो सिगरेट पी लूँ। लेकिन जब मेरे शौहर को अंदाज़ा हुआ कि मैंने अपने होठों को सख्ती से बंद किया हुआ है तो उसने वो सिगरेट पिलाने के लिए एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया। और सिगरेट को मेरी रात को 2 बज रहे थे और सर्दी की शिद्दत थी और मैं सिर्फ एक पतली सी चादर लपेटे रेलवे स्टेशन पर बैठी ठिठुर रही थी। जैसे जैसे रेलवे स्टेशन पर लगी बड़ी सी घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, मेरे हलक में कांटे पड़ते जा रहे थे। मैं अपनी सब कश्तियां जलाकर यहाँ तक पहुँची थी और अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मुझे मेरी मंजिल मिल जाती जिसके लिए मैंने आधी रात को अपना घर बार छोड़ा था। रेलवे स्टेशन पर शदीद सन्नाटा था क्योंकि रात के इस पहर उस स्टेशन पर गाड़ी सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती थी। गाड़ी आने का वक्त होने वाला था और मेरी जान हवा हो रही थी क्योंकि अभी तक वो नहीं आया था जिसके साथ मुझे यहाँ से कोसों मील दूर चले जाना था। और फिर रात का दबेज सन्नाटा चीरते हुए रेलगाड़ी की आवाज़ करीब आई तो मेरे हाथ पांव कांप उठे। आहिस्ता आहिस्ता रेलगाड़ी की रफ्तार हल्की हो रही थी। माज का अभी तक कुछ पता नहीं था। उसने वादा किया था कि वो मुकर्ररा वक्त से आधा घंटा पहले ही यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं था। गाड़ी की रफ्तार जैसे ही हल्की हुई मेरा दिल भी हिचकोले खाने लगा। मुझे अपने माँ बाप की शक्लें याद आईं जिनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैं उन्हें ज़िंदगी भर की सज़ा देकर यहाँ से जा रही थी। मैं अपनी मोहब्बत के आगे इस कदर मजबूर हो चुकी थी कि अपने वालिदैन के तमाम एहसान फरामोश करके मैं इस गांव, इस जगह को छोड़कर जा रही थी जहाँ मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी थी। लेकिन मैंने वादा किया था कि मैं जल्द ही लौट कर आऊंगी। मैं अपने दिल और जज्बात पर काबू पाकर रेलगाड़ी में सवार हो गई। मैं शिद्दत से दुआ मांग रही थी कि माज भी जल्दी पहुंच जाए। और फिर मेरी नज़र रेलगाड़ी के साथ भागते हुए माज पर पड़ी जो शायद लेट हो गया था। उसे देख के मेरी जान में जान आई थी। उसने अपना वादा नहीं तोड़ा था। जैसे ही वो रेलगाड़ी में सवार होकर मेरे पास आया तो मैंने नाराज़गी से मुंह फेर लिया। उसकी कुछ वक्त की देरी ने मेरी जान निकाल दी थी। पता नहीं कैसे कैसे वसवसे मेरे दिल में जन्म ले रहे थे। मुझे लग रहा था शायद वो नहीं आएगा। ये भी तो मुमकिन था कि वो अपने वादे से पीछे हट जाता। माज मेरे साथ वाली सीट पर बैठ गया और मोहब्बत से मेरे मुंह को अपनी तरफ मोड़कर कहने लगा, मैं जानता हूँ कि मुझे आने में बहुत वक्त लग गया है, लेकिन तुम तो जानती हो कि गाँव वालों से छुपते छुपाते निकलना कितना मुश्किल काम है। और फिर मैं तो यहाँ मेहमान आया हुआ था। मेरे लिए रात के अंधेरे में स्टेशन तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम था। उसकी बात सुनकर मेरी नाराज़गी दूर हो गई। वो ठीक ही तो कह रहा था। उसके लिए हमारा गांव और यहाँ के रास्ते बिल्कुल नए थे।
وہ آج سے مہینہ بھر پہلے ہی ہمارے گاؤں کے رشید چچا کے گھر مہمان بن کر آیا تھا۔ وہ ان کا دور کا بھتیجا تھا اور گاؤں میں اپنی چھٹیاں گزارنے کی غرض سے آیا تھا، لیکن کسے خبر تھی کہ اس مہینے بھر کے قیام میں اس کی اور میری زندگی ہی بدل جائے گی۔ میں نے معاذ کو پہلی دفعہ گاؤں کے کنویں کے پاس دیکھا تھا اور میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ ہمارے گاؤں کے لڑکوں سے بہت مختلف تھا۔ بلو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے وہ کسی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بھی پلکیں جھپکنا بھول گیا، کیونکہ میں بہت حسین تھی اور گاؤں میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی۔ معاذ نے میری طرف ایک خوبصورت مسکراہٹ اچھالی تھی اور یہ پہلی دفعہ تھا جب کسی لڑکے نے مجھے دیکھ کر ایسا تاثر دیا تھا، ورنہ گاؤں کے لڑکے تو ہمیشہ مجھے باجی کہہ کر سر جھکا لیا کرتے تھے۔ گاؤں میں ایک دوسرے کو عزت دینے کا بہت رواج تھا اور گاؤں کے لڑکے کبھی لڑکیوں کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، لیکن اس کی نظریں تو میرے وجود پر ٹھہر سی گئی تھیں اور آج نہ جانے کیوں مجھے شرم کا احساس ہونے لگا تھا۔ جلدی سے پانی بھر کر گھر لوٹ آئی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے مجھے وہ اپنے گھر کے ارد گرد نظر آنے لگا تھا۔ وہ 23-24 سال کا ایک جوان لڑکا تھا جس کی تھوڑی سی توجہ اور زومانی لفظوں نے مجھے اس کی جانب متوجہ کر دیا تھا۔ اور پھر ایک دن وہ تنہائی میں مجھے ابا کے کھیتوں کے پیچھے ٹکر گیا اور جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا اور شادی کا خواہش مند تھا۔ اس کی باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ چند ہی دنوں کی ملاقات میں اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا، اور یہ سن کر ایک شہری بابو کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے، میں تو ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ میرے گھر رشتہ بھیجنے کی بات کرے گا اور میں اپنے ابا کو منا لوں گی، ہنسی خوشی میری اس سے شادی ہو جائے گی، لیکن وہ تو مجھے اپنے ساتھ شہر لے جانا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا ہم وہیں شادی کر کے پھر گاؤں واپس لوٹیں گے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ شادی کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے والدین کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ تو کہنے لگا کہ میری ماں باپ گاؤں کی گوار لڑکی کو اپنی بہو بنانے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ وہ مجھے شہر لے جا کر پہلے نکاح کرے گا، پھر اپنے ماں باپ کے پاس لے جا کر ان کو راضی کرنے کے بعد ہم گاؤں لوٹ کر آئیں گے، تو گاؤں میں بھی سب ہنسی خوشی مان جائیں گے۔ شروع میں نے معاذ کو صاف انکار کر دیا تھا کہ یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے، میں اس طرح اپنا گھر بار اپنے ماں باپ سے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ گاؤں میں میرے ماں باپ کی عزت تھی جو میری اس طرح آدھی رات کو گھر چھوڑ جانے سے مٹی میں مل جاتی، لیکن یہ کہہ کر معاذ نے اپنا راستہ بدل دیا کہ اس کے ماں باپ بھی کبھی مجھے بہو بنانے کے لیے راضی نہیں ہوں گے جب تک ہم نکاح نہیں کر لیتے۔ وہ آہستہ آہستہ مجھے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا رہا تھا اور میں اس کی باتوں میں پھنستی ہی چلی گئی تھی۔ جیسے جیسے معاذ کی واپسی کے دن قریب آ رہے تھے وہ مجھ پر دباؤ ڈالنے لگا تھا کہ میں اس کے ساتھ بھاگ چلوں۔ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اور سچ تو یہ تھا کہ اس کی میٹھی میٹھی باتوں اور محبت بھرے انداز کے بغیر زندگی گزارنا میرے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ میں بھی ایک اچھی اور آسودہ زندگی گزارنا چاہتی تھی، اور شہر جانا تو میرا بچپن کا خواب تھا۔ اور آخرکار معاذ نے مجھے اس بات کے لیے راضی کر ہی لیا تھا کہ ہم پس نکاح کے ہفتے بعد گاؤں لوٹ آئیں گے اور میرے ماں باپ کے پیروں میں گر کر خود معافی مانگے گا۔ اسے یقین تھا کہ وہ میرے ماں باپ کو منا لے گا، اور میں اس کی انہی باتوں میں آ کر رات کے 2 بجے ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی تھی۔ جیسے جیسے گاڑی گاؤں سے دور ہو رہی تھی مجھے عجیب سی بے چینی ستانے لگی تھی۔ میں بار بار اس سے وعدہ لے رہی تھی کہ وہ نکاح کے بعد ہی مجھے واپس میرے ماں باپ کے پاس لے آئے گا نا۔ پہلے کبھی رات کے وقت گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تھا، اور آج تو میں گاؤں سے ہی باہر نکل آئی تھی، وہ بھی معاذ کی محبت کے سہارے۔ وہ محبت جسے صرف مہینہ ہی ہوا تھا اور میں نے اس محبت پر اتنا اندھا اعتبار کر لیا تھا۔ لڑکیاں واقعی بالکل بے وقوف ہوتی ہیں جنہیں محبت کی پٹی آنکھوں پر باندھ کر 2-4 میٹھی باتوں کے ذریعے زیر کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا، اور میں بھی انہی میٹھی باتوں کے جال میں ایسی الجھی تھی کہ شاید ساری زندگی اس جال سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ پورے 18 گھنٹے کے سفر کے بعد میں اور معاذ شہر پہنچ گئے تھے۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا، جبکہ میرے چہرے پر صرف اور صرف پریشانی تھی۔
मैं अपना घर छोड़ तो आई थी, लेकिन शायद अपना दिल भी वहीं भूल आई थी, क्योंकि सारा रास्ता मुझे अपना घर, अपने माँ बाप की याद आती रही थी। कभी कभी मुझे लगता कि मैंने जज्बात में आकर गलत फैसला कर लिया है, लेकिन जब मास मोहब्बत से मेरा हाथ थाम कर मुस्तकबिल के सुहाने सपने दिखाता तो मेरा दिल मुतमईन हो जाता। हम शहर पहुंच गए थे। रेलवे स्टेशन पर वहां सबसे पहले ही मास का एक दोस्त मौजूद था जो हमें लेने के लिए आया था। उसकी बड़ी सी गाड़ी में मास के साथ बैठकर खुद कोई मैं महारानी तस्वर कर रही थी और मैं सोच रही थी कि मेरी खूबसूरती ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मैं गांव से पहली दफ़ा शहर आई थी और तेज़ रफ्तारी से चलती गाड़ी के शीशे से बाहर नजर आने वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को हैरत से तक रही थी। मास मुझे एक बड़े से फ्लैट में ले आया जहां उसके दोस्त पहले से मौजूद थे और एक दोस्त तो हमारे साथ ही स्टेशन से यहाँ तक आया था। मुझे देखकर उसके दोस्तों ने मुस्कुराकर सलाम किया। उस छोटे से फ्लैट में मास के 3 दोस्तों के साथ अपने आप को अकेला पाकर मैं कुछ घबरा सी गई थी। मैंने मास से कहा कि आपने तो कहा था हम निकाह करेंगे, फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? मास कहने लगा, हम निकाह के लिए ही तो यहाँ आए हैं। निकाह के लिए गवाहों की भी ज़रूरत होती है ना, कि मेरे दोस्त गवाह बनेंगे और काजी साहब आने ही वाले होंगे। तुम फिक्र ना करो, हम पहले निकाह ही करेंगे। मास की बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई थी और वाकई ही थोड़ी देर के बाद उसका दोस्त काजी साहब को ले आया था। मैं और मास का निकाह हो चुका था और निकाह के बाद मैंने उसे कहा कि अब मुझे अपने माँ बाप से मिलवाने ले चलो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो हमारी शादी हुई है, कुछ वक्त मेरे साथ गुजार लो फिर चलेंगे। वो इस कदर मोहब्बत से मेरे करीब आया कि मैं कुछ कह भी ना सकी और वो अपने जज्बात मुझ पर निछावर करने लगा। मास की कुर्बत पाकर मैं बहुत खुश और मुतमईन हो गई थी, क्योंकि वो मेरा शौहर था और हम दोनों के दरमियान यह रिश्ता जायज़ था। लेकिन अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाद जब वो कमरे से बाहर निकल कर गया तो उसके दोस्त कमरे में चले आए और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देखकर मेरी जान निकल गई। मैंने घबरा कर कहा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहने लगे, अब हम अपना हिस्सा वसूल करने आए हैं। आखिर हमने मास को अय्याशी के लिए अपना फ्लैट दिया है और उसके बदले में हमें भी तो कुछ खिराज मिलना चाहिए ना। उनकी इस बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मास और उसके दोस्त मुझे यहाँ सिर्फ अपनी अय्याशियों के लिए लाए हैं, और वो रात मेरी ज़िंदगी की बदतरीन रात बन गई जब मास और उसके दोस्तों ने मुझे बुरी तरह अपनी हवस का निशाना बना डाला। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि निकाह के नाम पर मेरे साथ ऐसा घिनौना खेल खेला जाएगा। मास ने मुझसे ये निकाह सिर्फ इसलिए किया था कि मैं आसानी से उसके काबू में आ जाऊं और यहाँ से भागने की कोशिश ना करूं। वैसे भी मैं भाग कर जाती भी तो कहाँ जाती। इस शहर में ना ही कोई मेरा अपना था और ना ही मुझे उस शहर के बारे में कुछ मालूम था। सुबह के वक्त जब मास मेरे पास आया तो मैं पूरी तरह लुटी पुटी बिस्तर पर पड़ी थी और मेरी आंखों से आंसू बह बह कर सूख चुके थे। उसको देखते ही मैंने उसे गिरेबान से पकड़ लिया और कहा कि तुम कैसे शौहर हो जिसने खुद अपनी बीवी को अपने दोस्तों की खिदमत में पेश कर दिया। मैं तुम्हारी खातिर अपना घर बार सब कुछ छोड़ कर चली आई और तुमने मेरा सौदा कर दिया। वो मुस्कुराकर मेरे करीब हुआ और कहने लगा, मेरी जान तुम फिक्र ना करो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। बस हर रात मुझे और मेरे दोस्तों को ऐसे ही खुश करती रहना। मेरे दोस्त भी तुम्हारी खूबसूरती और जवानी देखकर दंग रह गए हैं और सबने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। मैंने तुम्हारा सौदा नहीं किया है, बल्कि मैंने तो हर रात की अय्याशी के लिए सस्ता सामान ढूंढा है। इससे पहले हम कोटे से लड़कियों को लाया करते थे और हर रात के हज़ारों रुपए लौटाने पड़ते थे। और देखो ना, मेरी ज़रा सी अक्लमंदी की वजह से मोहब्बत के नाम पर यह सब मुझे और मेरे दोस्तों को फ्री में नसीब हो गया है। मैंने रोते हुए माँ से कहा कि मुझे मेरे घर कब ले जाओगे, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मोहब्बत के नाम पर मुझे ऐसे रुस्वा करोगे। मेरे माँ बाप मुझे तलाश कर रहे होंगे। मेरी बात सुनकर माँ जोर से हंसते हुए कहने लगा कि अब तुम्हें अपने माँ बाप का ख्याल आ रहा है। जब रात के अंधेरे में उनके मुंह पर कालक पोत के निकली थी
उस वक्त क्यों अपने माँ बाप की याद नहीं आई थी? वैसे भी अब तुम वापस जाकर क्या करोगी? तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा है। इस तरह अपने गांव वापस जाओगी तो तुम्हारे गांव वाले तुम्हें कत्ल कर देंगे। इसलिए बेहतर है कि खामोशी से यही जिंदगी गुजारो। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने मेरे लिए वापसी के सब दरवाजे बंद कर दिए थे। मैं इस छोटे से फ्लैट के छोटे से कमरे में बंद होकर अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुकी थी। वो और उसके दोस्त सारी रात मिलकर मुझे अपनी हवस का निशाना बनाने लगे थे और सुबह के वक्त जाते जाते वो मुझे खाने पीने के लिए कुछ सामान दे जाते। लेकिन उनके जुल्म का बाब यहाँ खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब तो वो चारों ही शराब के नशे में धुत होकर मेरे पास आते थे। उनके हाथों में जलते हुए सिगरेट होते थे और ज्यादती करने के साथ साथ वो इन सिगरेट से मेरे जिस्म को जलाने से भी बाज नहीं आते थे। मेरी चीखों से उनके सुरूर में इजाफा होता और वो मजीद मुझे अजियत पहुंचाते। उन सिगरेट में शायद किसी खास किस्म का कोई नशा भरा हुआ था, क्योंकि जैसे जैसे वो सिगरेट पीते अपने हवास खोने लगते और इंसान से दरिंदे बन जाते। वो माज जिसकी मोहब्बत ने मुझे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया था, मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत हो गई थी। न जाने मुझे शहर आकर कितने दिन हो गए थे। ना ही मुझे घंटों का हिसाब था, ना ही दिनों का कोई अंदाज़ा। मैं बस रोती सिसकती रहती थी, खुदा से हर वक्त दुआ मांगती कि मेरे माँ बाप मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि शायद ये सब उन्हीं का दिल दुखाने की सज़ा थी। मेरे माँ बाप को तो मेरी और मुआज़ की मोहब्बत के बारे में भी कुछ इल्म नहीं था। पता नहीं सुबह मुझे घर पे ना पाकर उन पर क्या क़यामत गुजरी होगी, गाँव में उनकी कैसी बदनामी हुई होगी और लोगों ने क्या क्या बातें नहीं बनाई होंगी। और फिर एक रात माज ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। वो एक जलती हुई सिगरेट लेकर मेरे पास आया और कहते लगा कि आज वो ये सिगरेट मुझे पिला कर रहेगा। मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी कि वो सिगरेट किसी ख़ास किस्म के नशे वाला सिगरेट है और इसलिए मैंने अपने लबों को सख्ती से भींच लिया था। लेकिन ना ही माज अपने होशो हवास में था और ना ही उसे सही और गलत का कुछ पता था। अपने होशो हवास से बेगाना माज ने एक ऐसी हरकत की जिसका मैं तस्वर भी नहीं कर सकती थी। उसने जिस तरह मुझे सिगरेट पिलाई थी, मेरी जान निकल गई थी। मेरी आंखों से खून के आंसू बहने लगे थे। माज दरिंदगी की सारी हदें पार करता हुआ मुझे अपनी अजियत का निशाना बनाकर वापस चला गया। उस रात उसके दोस्त नहीं आए थे। मैं तकलीफ से तड़पते अपने वजूद के साथ बिस्तर पर पड़ी आंसू बहा रही थी कि मुझे फ्लैट का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। आज से पहले कभी दोपहर के वक्त माज या उसके दोस्त नहीं आए थे, और फिर इस वक्त यहाँ कौन आया? मैं दोबारा किसी अजियत की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। मैं जल्दी से अपने आप में सिमट गई थी। भारी बूटों की आवाज़ के साथ कुछ पुलिस वाले कमरे में दाखिल हुए तो उन्हें देखकर मैं हैरान रह गई। उनके साथ एक लेडी पुलिस ऑफिसर भी थी। उसने मुझे देखा तो मेरी हालत देखकर नरमी से मुझसे पूछने लगी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और मेरे साथ ये सब किसने किया है। मैंने रोते रोते उसे सब कुछ सच सच बता दिया। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ आए हैं। कुछ फ्लैट वालों ने माज और उसके दोस्तों की शिकायत दर्ज करवाई थी। उनका कहना था कि माज और उसके दोस्त नशे की हालत में यहाँ आकर बहुत हंगामा करते हैं। उनकी वजह से फ्लैट वाले बहुत तंग थे। माज और उसके दोस्तों पर नजर रखने के बाद पुलिस वालों को इस बात का यकीन हो गया था कि वो लोग यहाँ पर कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि एक बेगुनाह और मजलूम लड़की के साथ ज्यादती हो रही है। पुलिस वालों ने मुझे अपनी हिफाजत में लिया और पुलिस स्टेशन ले गए और माज और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। और फिर मुझ पर एक ऐसा इंकशाफ हुआ कि मैं दंग रह गई। माज पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का बाप था। वो जानबूझकर गांव अपने चचा रशीद के पास आया था, क्योंकि उस गांव में से ही किसी लड़की को शहर लेकर आना था ताकि अपनी अयाशी का सामान बना सके, और मैं उसे बहुत आसान हदफ नज़र आई थी। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी और सीधी सादी गांव वाली थी जो आसानी से उसकी मोहब्बत के झांसे में फंस गई थी। पुलिस वालों ने मेरे बयान पर माज और उसके दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था
और मुझे उस वक्त तक पुलिस वालों की हिफाजत में रहना था जब तक मास और उसके दोस्तों का मुकदमा अदालत में पेश ना हो जाता। मैं आज एक सरकारी मेहमान के तौर पर रहती हूँ और एक अदालत से अपने मुजरमों के फैसले का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं पलटकर कभी अपने गांव वापस नहीं जाना चाहती। मैं नहीं जानती कि मेरे माँ बाप ने मुझे कहाँ और कितना ढूंढा, मेरे बगैर वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अगर इस तरह मैं अपने गांव वापस लौटी तो वो जीते जी ज़रूर मर जाएंगे। वो कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि मैं अपनी इज्जत गंवा कर वापस लौटी हूँ। आप लोग ही मुझे बताइए कि मुझे कभी अपने माँ बाप के पास वापस लौटना चाहिए या इसी तरह खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजार देनी चाहिए। मेरे जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहाँ जले हुए निशान मौजूद ना हो। और उस रात नशे में धुत मेरे शौहर ने मुझे सिगरेट पिलाने के लिए ज़बरदस्ती मेरे होंठों को भी जला डाला था। मेरे होंठ भी पूरी तरह स्याह हो चुके हैं। मेरी सब लड़कियों से गुजारिश है कि मोहब्बत के नाम पर ऐसा धोखा ना खाएं और ना ही अपने वालिदैन की इज़्ज़त को नीलाम करें। मेरी इस कहानी से कुछ इबरत हासिल करें, क्योंकि आज मैं पूरी तरह लुटी पुटी एक ऐसी जगह रिहाइश पजीर हूँ जहाँ कोई भी मेरा अपना नहीं है और सब मुझे तरस भरी नज़रों से देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सुनो ज़रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन कर लीजिए। साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पहमान।